गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे हमारा पांचवा लोकतंत्र। ठीक है, इसमें सिद्धांत पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा? पहला परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत। 2 सिद्धांत कंप्लीट किए। इसके बाद में आज हम तीसरा जो सिद्धांत वो पढ़ने जा रहे हैं, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत का मतलब ये है कि बहुल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो शासन चले, जो शासन व्यवस्था हो, जो सरकार हो, उसमें क्या है कि किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कोई एक ही व्यक्ति शासन को चलाने वाला नहीं हो, बल्कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। अलग अलग प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे और जब पूरा समूह शासन को चलाएगा तो वो शासन व्यवस्था उत्तरदायी मानी जाएगी। उसमें क्या होगा? देश के अलग अलग क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। किसी एक जगह पर पर्टिकुलर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि संपूर्ण देश का क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक उसमें प्रतिनिधित्व होगा। तो उसमें क्या होगा? जो शासन व्यवस्था वो अच्छी चल पाएगी, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये जो सिद्धांत है ना, लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है, ये संघात्मक शासन पर जोर देता है। किस पे जोर देता है? संघात्मक शासन पर जोर देता है। संघात्मक शासन के माध्यम से क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा, जैसे हम बात करते हैं हमारे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या करते हैं? एक तो होता है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। 2 प्रकार की सरकार है ना संघात्मक में। तो संघात्मक में क्या करेंगे? केंद्र सरकार की शक्तियां अलग, राज्य सरकार की शक्तियां अलग, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में अलग तरीके से काम करती है, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये जो है ना लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, वो इस बात पे जोर देता है कि शक्तियों का विभाजन करके क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में निरूपित कर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा? शासन अच्छी प्रकार से चलेगा, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो पाएगी, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसके विचारक हैं, समर्थक है इसके लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, फॉलेट, कोल और डीबी। ठीक है, ये कुछ विचारक है। इन विचारकों का कहना ये है कि ये जो शासन व्यवस्था है ये सर्वोत्तम है। इनके मत के अनुसार, ये जो है इनके मत के अनुसार ये क्या कर रहे हैं? अपना जो सिद्धांत दे रहे हैं इसको ये अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र में एक बहुलवादी सिद्धांत होना चाहिए, अनेक लोगों का समूह होना चाहिए जो शासन को चलाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए दूसरे सिद्धांत पे आ जाइए। दूसरा सिद्धांत आपका लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र का जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत का मतलब ये है कि क्या होता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार की जो शक्तियाँ हैं ना उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र का जो जब शासन चलता है ना तो उसमें क्या करते हैं? अपनी शक्तियों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करते हैं। अब देखो, सरकार को प्रभावित करेंगे ना तो इसमें क्या होगा? वो अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण कराएंगे। सिंपल सी बात है, जो लोग प्रभावित कर सकते हैं वो क्या करेंगे? सरकार की जो नीतियाँ उनको प्रभावित करेंगे और अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण कराएंगे। तो ऐसा पाया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ना, इसके समर्थक है मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो और मिल्स। ये जो लोग हैं ना वो क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है? एक वर्ग ऐसा होता है, एक समूह ऐसा होता है, एक क्षेत्र विशेष ऐसा होता है जो अपनी शक्ति के आधार पर या अपने प्रभाव के आधार पर क्या करता है? सरकार को प्रभावित करता है और अपने हितों के लिए वो नीतियों का निर्माण करता है। जब अपने हितों का लिए निर्माण करेगा तो फिर समानता नहीं हो पाएगी ना। समानता तो इस बात पर जोर देती है कि सभी व्यक्ति समाज में रहने वाले, चाहे से अमीर हो गरीब हो, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए क्या न्याय व्यवस्था या जो सरकार है वो एक तरीके से देखेगी, जिसको बोलेंगे हम समानता।
कानून के सामने कानून के सामने क्या होते हैं, सभी समान होते हैं, इस पर आधारित होती है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोकतंत्र में एक अभिजन वर्ग होता है, वो अभिजन वर्ग क्या करता है, अपनी शक्तियों के आधार पर क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर 4 लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत। इसके बाद में देखो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ये लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है ना, ये 2 सिद्धांतों से मिलकर बना हुआ है, परंपरावादी और दूसरा मार्क्सवादी। ठीक है, अब देखो वापस आप पहुंच जाओ परंपरावादी सिद्धांत पे। परंपरावादी सिद्धांत में हमने पढ़ा था व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इसके बाद में सभी व्यक्ति समान होते हैं, स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, समानता पर जोर दिया जाता है। अब देखो ये सारी बातें किस में हो रही है, ये परंपरावादी में हो रही थी ना, इस वाले में परंपरावादी सिद्धांत में समानता पर जोर दिया जा रहा है, स्वतंत्रता पर जोर दिया जा रहा है, निष्पक्ष न्यायपालिका पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें है ना आर्थिक समानता पर जोर दे रहे हैं ना, आर्थिक समानता पर जोर दे रहे हैं। अब आर्थिक समानता पर जोर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में जो असमानता पाई जाती है ना, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये जो दोनों मिलकर सिद्धांत बना रहे हैं, ये समाजवादी सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, समाजवादी सिद्धांत। यानी व्यक्ति की समानता पर भी जोर दिया जा रहा है, व्यक्ति की गरिमा पर भी जोर दिया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता पर भी जोर दिया जा रहा है, साथ में समाज में जो आर्थिक असमानता फैली हुई है ना, उसको कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। यानी कि जो सरकार है, वो सरकार क्या करेगी, समाज के लिए अलग अलग प्रकार से काम करेगी, अलग अलग लोक कल्याण के कार्य करेगी। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था है, जब ऐसा शासन चलेगा तो वो कौन सा सिद्धांत माना जाएगा, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, समाजवादी सिद्धांत माना जाएगा। इस सिद्धांत के जो समर्थक है ना, वो है राम मनोहर लोहिया, और हमारे भारत से ही है, और नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी और राम मनोहर लोहिया ने इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि समाज में जो भी सरकार चल रही है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें समाजवादी सिद्धांत होना चाहिए। समाजवादी सिद्धांत पर इन्होंने जोर दिया है। अब ये देखो आपके सामने, आपको मैंने 5 सिद्धांत पढ़ाए। पहला बताया था परंपरावादी सिद्धांत, परंपरावादी के बाद में बताया था मैंने आपको मार्क्सवादी, इसके बाद में बहुलवादी, इसके बाद में अभिजन वर्गीय, इसके बाद में समाजवादी। तो इस तरीके से ये आपके 5 सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। आपके जो 5 सिद्धांत है, उनको आप अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करके, ठीक है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 सिद्धांत हो गए। क्रम से इनको आप ऐसे कैसे जमा के लिखना है, ऐसे कैसे इनको याद करना है। ठीक है ना, अच्छे से आपको जैसे इनके विचारक वगैरह, इन विचारकों को सबको ऐसे कैसे सेम टू सेम याद करना है। ठीक है ना, कम से कम 2-2 नाम तो आपको हर जो सिद्धांत है उसके विचारकों के याद होने चाहिए, प्लस आपको ये क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है ना, केवल एक एक को आप अंतर कर करके समझिए कि जो परंपरागत था उसमें क्या होता था, जैसे ये अभिजन वर्गीय इसमें क्या होता है, समाजवादी इसमें क्या होता है, अंतर करके समझोगे तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से आपकी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में कीजिएगा। ओके, थैंक यू।